बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बार ग्राफ एंड पाई चार्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट बार ग्राफ से पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ। ग्राफ्स बनते कैसे हैं, ग्राफ में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ग्राफ में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, टू एक्सिस होती हैं। एक होता है एक्स एक्सिस और नंबर टू होता है वाई एक्सिस। ठीक है, हम अपने एक्स एक्सिस के अलोंग लेते होते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज को और वाई एक्सिस के अलोंग लेते होते हैं डिपेंडेंट वैल्यूज को। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स के हमारे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग होती हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज और वाई एक्सिस के अलोंग होती हैं डिपेंडेंट वैल्यूज। अगर हम कोई एग्जांपल लें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई स्कूल चाहता है कि वो अपना एक ग्राफ बनाए, उसमें अपना वो देखें कि वो कैसे उनकी परफॉर्मेंस जा रही है। ठीक है, कि कितने सालों से उनकी परफॉर्मेंस कैसे है। ठीक है, कि वो आया कि उनके उस रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम देखें कि एक स्कूल ने अपने देखना है कि अब रिजल्ट और ईयर्स में होगा। ठीक है, मतलब कि वो ईयरली ईयर्स के हिसाब से अपना ईयर वाइज अपना क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जिसमें वो करेंगे कि 2020 में ये परफॉर्मेंस थी हमारी, इतना रिजल्ट, इतने परसेंटेज रिजल्ट था। 2021 में ये था, 2022 में ये था, 23 में ये था। ठीक है, अगर देखा जाए कि अगर उनका 2020 में रिजल्ट था 60%, ठीक है, और 21 में था 70%, ठीक है, और 23 में था, 22 में था 80%, या 24 में 23 में था 90%, और फिर 24 में उनका हो गया 100%। ठीक है, तो इस तरह अगर उन्होंने अपना चेक करना है परफॉर्मेंस को, तो उसका ग्राफ के जरिए वो इजीली उनको पता लग सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे कैसे गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो उसमें जो ईयर्स को देखेंगे ना, तो ईयर्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसका जो रिजल्ट होगा वो हर साल के लिहाज से है, तो वो ईयर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम रिजल्ट को लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग और हम उसको लेंगे ईयर्स को लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल ग्राफ का। ठीक है, अब अगर हम देखें बार ग्राफ की तरफ आए, तो बार ग्राफ में चार चीजें मेन है जो कि उसकी लेबलिंग में लाजमी होती हैं। तो वो चार चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 है टाइटल कैप्शन, नंबर 2 वर्टिकल स्केल एंड टाइटल, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल स्केल एंड टाइटल, नंबर 4 इज लेजेंड। अब मैं आपको इनका व्यू दे देती हूँ कि टाइटल और ये जो चार चीजें हैं ये असल में होती क्या है। ठीक है, जब भी हम कोई बार ग्राफ बनाते हैं तो बार ग्राफ में होता क्या है, बार ग्राफ में हम अपने डाटा को बार के जरिए शो करते हैं। ठीक है, अब बार ग्राफ में चार चीजें इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है टाइटल, वर्टिकल स्केल एंड टाइटल, हॉरिजॉन्टल स्केल एंड टाइटल एंड लेजेंड। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइटल में हम क्या करते हैं कि हम टाइटल वो रखते हैं कि हमने इस ग्राफ में क्या दिखाने जा रहे हैं, क्या शो करने जा रहे हैं, हम टाइटल वो रखते हैं। ठीक है, अब जैसा कि अब मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है, स्कूल के परफॉर्मेंस की, तो हम यहाँ लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल इन लास्ट ईयर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो अब हमारा वर्टिकल स्केलिंग में क्या होगा कि वर्टिकल स्केल जो होगा उसमें हम लिखेंगे अपनी परसेंटेज को, रिजल्ट की ये सालों, प्रीवियस सालों ईयर्स में वो कैसी गई है। ठीक है, तो हम उस लिहाज से वहां स्केलिंग कर लेंगे और टाइटल उसका रखेंगे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट परसेंटेज। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होगा, हम अपने ईयर्स को रखेंगे 2021, 22, 23, 24। ठीक है, तो वहां टाइटल क्या दिया जाएगा, ईयर्स। ठीक है, लेजेंड में क्या होता है स्टूडेंट, हमें देखना बहुत से ग्राफ्स ऐसे होते हैं कि हमें एक ही ग्राफ के अंदर हमें बहुत सी चीजों को एट अ टाइम उस ग्राफ के अंदर शो करवाना पड़ जाता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो वो हमारा लेजेंड में आ जाएगा। तो उस ग्राफ के अंदर हमें लेजेंड शो करवाना होगा। ठीक है, लेजेंड में ये चीज आती है, लेजेंड इफ मल्टीपल डाटा सेट्स आर डिस्प्लेड ऑन अ सिंगल ग्राफ इंक्लूड अ लेजेंड और की टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डाटा सेट। के ये जो मतलब उसमें हम क्या कर लें, फिर या तो कलरिंग डिफरेंट कर लेते हैं, उसमें फिर अपनी कलरिंग डिफरेंट कर लेते हैं कि इस कलर के जो है ये इसके ये चीज शो कर रहा है, ये ग्राफ अगर कलर हमारा ग्राफ में ये है तो वो इस चीज को शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि बुक में हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। उसमें क्या था
कि हमारे पास कैटेगरीज गिवन थी ए बी सी डी एंड एफ, उसमें हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, उसी डाटा को यूज करते हैं, हम बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंट लेंगे वैल्यूज और वाई एक्सिस के अलोंग डिपेंडेंट वैल्यूज लेंगे। तो उसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज थी वो डिपेंडेंट थी, तो उन्हें हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग उनकी होगी, और जो हमारे ग्रेड कैटेगरीज थी उनको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग उनकी होगी, और वो हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको चार चीजें बताई हैं, टाइटल, वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल, टाइटल, लेजेंड, तो हम इसमें आप वो ग्राफ में आपको वो भी शो करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। हम जो इस ग्राफ का टाइटल रखेंगे, देखिए अब ये क्या शो कर रहा था हमें, ऐसे ग्रेड थे वो, ठीक है, ऐसे ग्रेड्स थे वो। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका टाइटल जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, ऐसे ग्रेड डाटा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। ये मैंने यहाँ एक बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो हमारे पास टाइटल मैंने क्या दिया, इसका ऐसे ग्रेड डाटा, ठीक है, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल टाइटल है वो क्या है, ग्रेड है, और इसकी स्केलिंग कैसे होगी, ए बी सी डी एफ, ठीक है। मैंने इसकी लेफ्ट साइड पे फ्रीक्वेंसी को रखा है और राइट साइड पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास हमने ग्रेड्स को ले लिया, सॉरी कैटेगरीज को ले लिया कहाँ, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उसकी हमने स्केलिंग, अब आपको वो याद करें तो उसमें कैटेगरी ए की जो थी फ्रीक्वेंसी वो थी 4, कैटेगरी ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 4, ठीक है। तो ठीक है, अब हम उसको उसी डाटा के मुताबिक अपना ग्राफ बनाने लगे हैं, बार ग्राफ, ठीक है। तो उसमें कैटेगरी ए की फ्रीक्वेंसी थी 4, तो यहाँ देखिए 4 कहाँ है, यहाँ। मैं इस ग्राफ में दोनों चीजें लेके चलूंगी, फ्रीक्वेंसी भी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। दोनों साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि वो कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आप देखें कि कैटेगरी ए की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 4 और उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो थी 16%, ठीक है। तो स्टूडेंट हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, यहाँ मैंने स्केलिंग किया फ्रीक्वेंसी की 1 के गैप के लिहाज से, क्योंकि उसका जो स्मॉलेस्ट थी ना वो थी फ्रीक्वेंसी 2 और जो लार्जेस्ट थी वो थी 9, ठीक है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो स्मॉलेस्ट थी वो थी 8% एंड हाईएस्ट कितनी थी 36%, ठीक है। तो मैंने उसी लिहाज से मैंने यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो गैप रखा है वो 4% का गैप रखा है, 4% के गैप से मैंने अपनी स्केलिंग की है यहाँ, और यहाँ जो मैंने फ्रीक्वेंसी में गैप रखा है वो 1 का रखा है, ठीक है। तो उसी लिहाज से मैंने यहाँ स्टूडेंट हमने यहाँ अपना ग्राफ बार ग्राफ बनाया है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बना है ये, ठीक है। अब कैटेगरी ए की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 4, ठीक, क्या थी 4 थी, और उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 16% थी। अब यहाँ देखिए ये 4 और यहाँ 16%, अब इसके साथ साथ चलते तो यहाँ है हमारा 4% ये, ठीक है। तो यहाँ हमने अपना बार ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और जो बी कैटेगरी थी उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी थी 7 और उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 28%, तो हम इसके के साथ साथ चलते हैं, तो हमने यहाँ ये ड्रॉ किया, तो ये हमारा बन गया कैटेगरी बी का बार, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट कैटेगरी सी की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 9 और उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 36%। तो स्टूडेंट हमने यहाँ इसके साथ देखा, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ तो ये सी का जो बार है तो ये बन गया, ठीक है। इसी तरह हमने डी और एफ की भी बना ली, ठीक है। डी के जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 3 और एफ की थी 2, ठीक है। इसी तरह हमने स्टूडेंट हमने इसका बना लिया बार ग्राफ, ठीक है। अब मैंने जो वर्टिकल टाइटल दिया उसको वर्टिकल, तो वो क्या था फ्रीक्वेंसी ग्रेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेड, और जो मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे जो टाइटल दिया वो क्या दिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो एज अ होल मैंने इस ग्राफ को टाइटल दिया वो था ऐसे ग्रेड डाटा, ठीक है। अब इस ग्राफ में मैंने सिर्फ सिंगल एक डाटा को एक ही चीज को यूज किया है, ठीक है। अब मुख्तलिफ चीजें मैंने यहाँ यूज नहीं की, तो हमें यहाँ लेजेंड्स को शो कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ये बन गया है बार ग्राफ, ये हमारा एग्जाम्पल 1 के लिहाज से बन गया है, ठीक है। हमारे बुक में एक और एग्जाम्पल है, तो हम उसको देखते हैं कि वो कैसी है एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, उसमें हमारे पास दो चीजें हैं। एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर प्राइमरली बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स
इसमें टेबल 5.4 में हमें दिया गया है लिस्ट द 8 कंट्रीज, 8 ममालिक के हमारे पास डाटा गिवन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी जो इमिशन होती है उसका डाटा गिवन है, ठीक है। वो कैसे गिवन है, एक कॉलम में हमारे पास कंट्री नेम्स गिवन है, इन कंट्रीज में उनकी इमिशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन हुई है इन कंट्रीज में उनका डाटा में गिवन है। एक कॉलम में हमारे पास है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ठीक है, और अगले में है पर पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। एक में है टोटल जो उस मुल्क में हुई है और एक है सिर्फ एक आदमी के से जो मतलब कि एक इंसान से जो हुई है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन वो कितनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ इसमें जो हमें दिया गया है, हमने यहाँ जो बार ग्राफ बनाने हैं वो 2 बनाने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ एक के लिहाज से बना के दिखाऊंगी, पर पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का ग्राफ बना के दिखाऊंगी, दूसरे का आप लोग कोशिश करेंगे खुद बनाएंगे, ठीक है। हमने जो यहाँ एक न्यू चीज इंक्लूड हुई है वो क्या है, हमने अपने डाटा को यहाँ ग्राफ्स को बार्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना है। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले उसमें बता चुकी हूँ अपने लेक्चर में डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। इसका मतलब हमने यहाँ देखना होगा पर पर्सन की इमिशन जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो जिसकी सबसे ज्यादा होगी जिस मुल्क की, हम उसका बार पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास इसका ग्राफ है ये, ठीक है। अब इसमें जो हम लेफ्ट वर्टिकल में जो होगा वो इमिशन पर पर्सन होगा, इमिशंस पर पर्सन जो है उसका मेरा टाइटल दे दिया, वर्टिकल टाइटल मेरा क्या है, इमिशंस पर पर्सन, ठीक है। और जो मेरा हॉरिजॉन्टल टाइटल बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा हॉरिजॉन्टल टाइटल क्या है कि मेरे पास सिटीज है, तो इसका यहां क्या बनेगा, सिटीज, ठीक है स्टूडेंट। अब जो इसका जो टाइटल बनेगा इस ग्राफ का टाइटल हमारे पास बनेगा कि ये क्या शो करवा रहा है हमें, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अब ये इसका एज अ होल जो टाइटल बनेगा वो हम क्या कर रहे हैं, इमिशन पर पर्सन, ठीक है, एक कंट्री में, ठीक है। तो हम लिखेंगे इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ कंट्रीज था, ठीक है। ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल टाइटल और ये हो गया इसका वर्टिकल टाइटल। और अब हमारे पास जो डाटा गिवन है हम उस डाटा को जरा गौर कर लेते हैं। वो डाटा ये है कि हमारे पास पर पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन क्या है कि पहली कंट्री हमारे पास है चाइना, उसकी जो पर पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो है 4.91, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट की है 19.18, रशिया की है 12.29, जापान की 9.54, इंडिया की 1.31, जर्मनी की 10.06, कनाडा की 17.27 एंड यूनाइटेड किंगडम की 9.38, ठीक है। तो स्टूडेंट हम अपने पहले डाटा को डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं कि किस कंट्री की ज्यादा है, ठीक है, इमिशन। तो जिसकी ज्यादा होगी जाहिर बात है हमें यहाँ मेंशन किया गया है कि हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बार्स ड्रॉ करने हैं। तो जाहिर बात है जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको हमें उसका बार हमें पहले ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा है वो है 19.18, वो किस कंट्री की है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। किसकी है, यूनाइटेड स्टेट्स की। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूनाइटेड स्टेट का पहले बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी थी, यूनाइटेड स्टेट की सबसे ज्यादा थी, वो क्या थी 19.18। उसके बाद हमारे पास थी कनाडा की, कनाडा की हमारे पास क्या है 17.27। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे 12.29, तो वो किसकी है, रशिया की। उसके बाद हमारे पास है 10.06 जो कि है जर्मनी की। नेक्स्ट वन हमारे पास नंबर 5 पे है 9.54, वो है जापान। और 6 पे है हमारे पास 9.38, वो है यूके। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे है 4.191, वो है चाइना। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन, ये 8 कंट्रीज का डाटा था और लास्ट वन हमारे पास है इंडिया का डाटा, वो है 1.31, ठीक है। तो अब हम इसका क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं, बार ग्राफ, ठीक है। तो हम इसका यहाँ बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करने लगे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, मैंने कहा था सबसे फर्स्ट में क्या है
यूनाइटेड स्टेट, तो उसका कितना था 19.18। ये मेरा है, मैंने स्केलिंग की है कैसे 0 2 4 6 8। हमारी जो स्मॉलेस्ट थी वो क्या वैल्यू थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 1.31। हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी 1.31, ठीक है। और जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो है 19.18, ठीक है। तो मैंने उस लिहाज से 2 का गैप रखते हुए मैंने यहाँ वर्टिकल साइड पर अपनी स्केलिंग कर ली है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको देख देख के अपने डाटा को देख के साथ देखते हुए हम अपना ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं, बार ग्राफ। तो यूनाइटेड स्टेट की जो थी हमारे पास वो है 19.18, क्या है 19.18। तो हम अपने इस कॉलम को भी साथ साथ शो करवाते हैं और यहाँ से इसको भी शो करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम ड्रॉ करने लगे हैं इसको, ये है 19.18, तो ये क्या होगा 20 के करीब करीब होगा। हम इसको ड्रॉ करने लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमारा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब कनाडा का कितना था, कनाडा का था 17.27। तो ये हमारा 16 और 18 के दरमियान में है, ये 17.27। तो ये बाग किसका ड्रॉ हो गया, कनाडा का, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट किसका है, रशिया का। तो रशिया का था हमारे पास 12.29। तो 12.29 ये 12 से ऊपर होगा, 12 और 14 के दरमियान, 12 से ऊपर 12.29। तो ये ड्रॉ हो गया रशिया का बार, ठीक है। उसके बाद था जर्मनी। तो जर्मनी का हमारे पास था, जर्मनी हमारे पास नंबर 4 पे, उसका है 10.06। तो ये हम ड्रॉ करने लगे हैं 10.06। ये 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। ये हो गया जर्मनी का। नेक्स्ट वन है जापान, जो कि नंबर 5 पे था, उसका है 9.54। ये 8 और 10 के दरमियान में लाई कर रहा है, यहीं कहीं 9.54। तो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जापान का ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट उसके बाद का था यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। तो ये हमारे पास था नंबर 6 पर और इसका हमारे पास है 9.38। ये भी इसके करीब करीब, थोड़ा सा माइनर सा हमारा फर्क होगा इसमें, इन दोनों में, ठीक है। माइनर सा फर्क है हमारा इन दोनों में। ये हमारा बन गया यूके का। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है चाइना का। तो वो है 4.91। वो 4 और 6 के दरमियान लाई करेगा, 4.91। तो ये हमारा बन गया चाइना का। उसके बाद है इंडिया, उसका था 1.31। तो ये 1 0 और 2 के दरमियान 1.31। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, इमिशन पर पर्सन के लिहाज से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अब जो है इस एग्जाम्पल में हमने 2 बार ग्राफ्स बनाने थे, एक बनाना था पर पर्सन के लिहाज से और एक बनाना था टोटल इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से। मैंने इमिशन पर पर्सन के लिहाज से आपको ग्राफ बना के दिखा दिया है, तो आप कोशिश कीजिएगा टोटल इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ आप लोगों ने बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे मजीद छोटा, फिर ये छोटा और ये छोटा। तो ये हमारा बन गया है बार ग्राफ पर पर्सन इमिशन के लिहाज से, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइजेस भी हैं, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे ना हो सकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हमारे पास है 27 एंड 28। तो स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट उस पे जाते हैं। तो हमारा
नेक्स्ट जो आज का है वो है पाई चार्ट्स, ठीक है। अब पाई चार्ट्स कैसे होते हैं? पाई चार्ट्स तो अमूमन तौर पर जो यूज होते हैं वो होते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हम परसेंटेज शो करते हैं। पाई चार्ट जो है वो हम उसको डी की मदद से हम उसको उसमें हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को पूरे देखते हैं कि हमारा डाटा कितने कितने मतलब कि हमारे पास जैसे कैटेगरीज में देखें कि कैटेगरी इतने परसेंट है पूरा उसमें, ठीक है, 100% हमारा डाटा होता है। कैटेगरी ए की जो परसेंटेज थी हमारे पास हमारे फर्स्ट उसमें एग्जांपल में जैसे जिसका हमने अपने बार ग्राफ बनाया वो थी 16%, ठीक है। इसी लिहाज से बी की थी हमारे पास 28% और सी की थी 36% एंड डी की 12% एंड एफ की 8%, ठीक है। इसी लिहाज से हमने क्या करना है, हम पाई चार्ट में एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसमें हम डी की मदद से हम अपने एंगल्स को हमने क्या करना है उस परसेंटेज को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उस अपने पाई चार्ट में उस हर कैटेगरी की डिग्रीज के हिसाब से उसको वहां शो करवा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ रीड आउट कर लेते हैं कि हमारी बुक में पाई चार्ट के बारे में लिखा क्या हुआ है। पाई चार्ट्स आर यूजुअली primarily for relative frequencies are used primarily for relative frequencies because the total pi must always represent the total relative frequencies of 100%, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने परसेंटेज के लिहाज से अपने पाई चार्ट्स में हम उसको शो करते हैं, ठीक है। The size of each wedge is proportional to the relative frequency of the data of that category। अब जो एक उसमें हमारे पाई चार्ट में जो एक पोर्शन होगा वो हमें एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करेगा, एक कैटेगरी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करेगा, ठीक है। अब हमने उस वेज एंगल उसका फाइंड कैसे करना है, एक हिस्से का किसी भी कैटेगरी का वेज एंगल कितना होगा तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360, अब टोटल जो हमारे पास सर्कल होता है उसका एंगल होता है 360 डिग्री, तो हम उसको क्या करेंगे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, ठीक है। अब हमारे पास जो एग्जांपल जिसका हमने ड्रॉ करना है हम उसकी तरफ चलते हैं और उसका हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ देखें आप कि ये पाई चार्ट है, ग्रेड डाटा, सही है। तो ये हमारे पास है पाई चार्ट फॉर द ऐसे ग्रेड टेबल, ठीक है। वही जिसका हमने बार ग्राफ बनाया उसी का हम पाई चार्ट बनाने लगे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसकी परसेंटेजेस को देख लेते हैं। अब पहले का था 16%, तो मैं पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको इसको यहाँ डिग्रीज पे कन्वर्ट करके दिखाती हूँ कि इसका 16% की डिग्री कितनी बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 16% की जो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, वो क्या थी इसकी, अगर हम इसको देखें 16% को हम क्या करेंगे 100 पे पहले इसको सिंपल उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पर, तो यह 0.16, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 360 से, तो ये बन जाएगा 57.6, ठीक है। कितना बन जाएगा 57.6। तो हम इसको अब करने लगे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 57.6 डिग्री। तो हम अपने डी के जरिए हम अपने पाई चार्ट पे इसको शो करेंगे, मैं आपको यही शो करवा देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इसका था 57.6%, अब मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे किया हमने ये, हमने इसको ऐसे किया कि हमने 16 को डिवाइड किया 100 पर, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 से, तो ये कितना बन गया 57.6 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसको हम 57.6 डिग्री को अब हम यहाँ अपने पाई चार्ट में शो करेंगे। तो स्टूडेंट हम अब इसका पाई चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब ए की जो परसेंटेज बनी थी वो इतनी बनी थी 57.6, तो हम अपने डी को यूज करते हुए यहाँ हम अब ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ये सेंटर पे रखकर हम इसको 57.6 देखेंगे कि कहाँ है, वो यहाँ लाइक लगा है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ देखा तो हम इसको अब ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बी की बनी थी वो कितना था, बी का था हमारे पास 28%, ठीक है। तो उसके लिहाज से जो हमने एंगल देखा तो ये बन रहा है यहाँ। तो ये कैसे करेंगे हम यहाँ रख के, अब ए वाली लाइन पर रखकर हमारा ये बना था, ठीक है, 100 से अबव, तो ये हम जा रहे हैं 100 से अबव, 100 समथिंग बना था ये, ठीक है। तो अब उसके बाद जो सी का है ये हमारा हो गया ए का पोर्शन, ये हो गया बी का पोर्शन, अब हम सी का बनाने जा रहे हैं। सी की जो परसेंटेज थी
वो हमारे पास थी 36%, ठीक है। तो उसका बना था 129.6। तो हम 129.6 को यहां ड्रॉ करने लगे हैं। ये रहा हमारा यहां देखें, ये रहा इस तरफ से, ये है 120, ये है 129.6, तो इस तरफ जा रहा है, ये रहा 129.6। हम इसको यहां ड्रॉ करने लगे हैं। ये हो गया हमारा सी पोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास था डी, जिसकी हमारे पास परसेंटेज थी 12%, ठीक है। तो उसका जो हमारे पास डिग्री के लिहाज से बना था, वो बना था 43.2 डिग्री। तो हम यहाँ 43.2 डिग्री ड्रॉ करने लगे हैं। ये ऐसे रखकर ऐसे ड्रॉ होगा, और ये रहा हमारा 43.2। हम इसको हम ड्रॉ करने लगे हैं। अब जो हमने लास्ट में ड्रॉ करना है, आप गौर कीजिएगा कि वो कितना होगा, कि वो अब हमारा जो लास्ट रह गया वो रह गया है ग्रेड एफ। ये था ए बी सी डी, और एफ हमारे पास था 8%, ठीक है। अब 8% को हम देखते हैं, तो वो है 28.8। अब हम 28.8 को यहाँ ड्रॉ करने लगे हैं। इसको हम इस तरह रखेंगे अपनी डी को, और एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर हम इसको सेट करेंगे। हमने हर एक को एग्जैक्ट लाइन पर सेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास 28.8 देखें, तो ये रहा 20, ये रहा 25, 26, 27 एंड 28.8। तो ये यहाँ कहीं बन रहा है, तो ये हमारा बन गया एफ, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये टोटल जो हमारे पास बन गया है, ये पाई चार्ट बन गया है, ठीक है। जो डाटा हमें एग्जांपल 1 में गिवन था उसके लिहाज से, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया है यहाँ, ठीक है। ऐसे ही ये बुक में हमारे पास ऐसा ही गिवन था, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कि हमने कैसे डी की मदद से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इसका हमने पाई चार्ट भी बना लेंगे आप, ठीक है। इसको आप डिग्रीज में कन्वर्ट करके, ठीक। हमारे पास अब एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमने सिंपल पाई चार्ट ड्रॉ करना है। उसमें हमारे पास डाटा है एक कंट्री का, among the registered voters in Roosters County 25% are Democrats, 25% are Republicans and 50% are Independents। हमने इसका पाई चार्ट उनका बनाकर देना है, ठीक है। रोचेस्टर काउंटी का ये है, रजिस्टर्ड वोटर्स इन रोचेस्टर काउंटी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब 20, अब यहाँ हमें परसेंटेज में गिवन है, तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ अपना इजीली अपना पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डेमोक्रेट कितना है, 25% है। हमने अपने डी की मदद से यहाँ 25% के लिहाज से इसको यहाँ हमने ड्रॉ कर लेना है। फिर हमारा जो रिपब्लिकन है वो भी 25% है, और बाकी का जो 50% है, तो इसमें हमारा 100% पूरा चार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो है 29 एंड 30, और जो हमारे पास जो इससे पहले जो हमने देखा था बार ग्राफ, उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइजेज है 27 एंड 28, ठीक है। तो मैं आपको एक्सरसाइजेज दिखा देती हूँ कि हमारे पास वो कौन सी हैं, 27 एंड 28। तो स्टूडेंट, हम उसको देखते हैं। अब हमने क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, 20 एक्सरसाइज दिखाती हूँ 28, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, हमने बनाना है एक बार ग्राफ, किसका, मीट प्रोड्यूसर्स है वो, ठीक है। मुख्तलिफ कंट्रीज के बारे में इसमें है। अब मेक अ बार ग्राफ ऑफ बीफ प्रोडक्शन ऑफ द 5 लार्जेस्ट बीफ प्रोड्यूसिंग नेशंस इन द वर्ल्ड विद द बार्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले एक ग्राफ बना के दिखाया था इमिशन पर पर्सन के लिहाज से, तो उसमें हमने क्या किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बना था। यहाँ जो एक्सरसाइज है ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको करने की, तो आप इसका इजीली बन जाएगा आपसे ये। और नेक्स्ट जो हमारे पास 29 और 30 उसके लिए है, पाई चार्ट के लिए एग्जांपल है। उसमें हमारे पास है द एनुअल रेवेन्यू ऑफ द लीडिंग फूड प्रोडक्ट बिजनेसेस आर शोन इन द टेबल। हमने इनका पाई चार्ट शो करना है। हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, पहले हमने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम उसकी डिग्रीज फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया हुआ है कि हम किसी भी नंबर को परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसकी परसेंटेज हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह फिर हम इसका भी पाई चार्ट बना लेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे एक्सरसाइजेस हो जाए। अगर नहीं होंगी तो मैं आपको बता नेक्स्ट अगर आप मुझे
क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट आज की तक इतना ही काफी है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम हिस्टोग्राम को देखेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।